हाँ जी। तो देखिए, एनसीईआरटी बुक का ये जो टॉपिक है 2.10 है ना, पढ़ लिए होंगे। क्या लिखा है इसमें? परावैद्युत पदार्थ। अब हमको तो यही समझना है कि परावैद्युत पदार्थ होता क्या है और उसमें ध्रुवण क्या है। इन दोनों चीज़ों को समझते हैं इस टॉपिक में। इस टॉपिक में जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं 1 या 2 नंबर वाले ही आते हैं, बड़े प्रश्न नहीं आते हैं। और यही वाले खतरनाक होते हैं, 1 और 2 नंबर वाले, है ना। पहले प्रश्न को 2 बार पढ़ना चाहिए, फिर उसका आंसर सोचना चाहिए जब 1 नंबर का और 2 नंबर का प्रश्न आए। 3-4 वाले तो सीधे सीधे आते हैं, ज़्यादा टेढ़े मेढ़े नहीं आते। तो चलिए सबसे पहले परावैद्युत पदार्थ समझते हैं, ये होते क्या है। सबसे पहले तो ये कैसे पदार्थ होते हैं? अचालक। इसी को क्या बोलते हैं? कुचालक। और इसी को क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी। ठीक है ना। तो जो परावैद्युत पदार्थ हैं वो क्या है? कुचालक हैं, अचालक है, माने उनमें यदि आप धारा प्रवाहित करोगे तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं अचालक हो, कुचालक हो, विद्युत रोधी हो। जैसे यहाँ पर मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक स्केल भी है, ये भी है ना। तो इसमें धारा प्रवाहित हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो ये परावैद्युत हो सकता है। इसमें धारा प्रवाहित हो सकती है क्या? इसमें भी नहीं हो सकती। ये भी परावैद्युत हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे विद्युत रोधी परावैद्युत हों। उसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन इस तरह से है कि उसमें कोई आवेश वाहक नहीं होते। धारा इसीलिए नहीं बहती क्योंकि कोई बहाने वाला नहीं है ना। उसके अंदर क्या नहीं होते? आवेश वाहक नहीं होते। अब यहां पर समझना, यदि हम इसको विद्युत क्षेत्र में रखें तो उसके सतहों पर आवेश क्या हो जाते हैं? प्रेरित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? परावैद्युत पदार्थ। अब थोड़ा सा समझना इसका मतलब क्या है। यहाँ पर ये चश्मे में जो लगा है ये कांच है और ये जो है प्लास्टिक है। ठीक है, कुछ और ले लेता हूँ, मान लो यहाँ, ठीक है, ये कुछ और मटेरियल है। अब मैं एक काम करता हूँ, एक ऊनी कपड़ा लेता हूँ, इसको रगड़ता हूँ, है ना। और इसको छोटे छोटे जो घास फूस है ना सूखी, उसके पास ले जाता हूँ तो घास फूस इसमें चिपक जाती। माने ये इसमें आवेश प्रेरित हो गए। इसमें आवेश क्या हो गए? प्रेरित हो गए। तो ये परावैद्युत पदार्थ है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें भी जो है वही रेशम के कपड़े से या ऊनी कपड़े से इसको रगड़ता हूँ। ना मिले तो आप इस फर से भी रगड़ सकते हो। बाल को क्या बोलते हैं? फर। इससे रगड़े और इसको जो है मैं कागज़ के पास ले गया, छोटे छोटे टुकड़ों के पास, कागज़ है या घास फूस है, वो भी इसमें चिपक गया। माने ये परावैद्युत पदार्थ है, इसके अंदर आवेश प्रेरित हो रहे हैं। अब मान लो ये है, अब इसको मैं रगड़ रहा हूँ, फिर कागज़ के टुकड़ों के पास ले जा रहा हूँ, वो चिपक नहीं रहा है, माने इसमें आवेश प्रेरित नहीं हो रहा है, तो ये परावैद्युत पदार्थ नहीं है। लेकिन ये तीनों चीज़ क्या है? कुचालक है। तीनों चीज़ क्या है? कुचालक। इनमें आवेश प्रेरित हो गया, इसलिए ये क्या है? परावैद्युत। और इसमें आवेश प्रेरित नहीं हुआ तो ये परावैद्युत पदार्थ नहीं है। समझ में आ गया? तो सीधा है, सबसे पहले पदार्थ कैसा होना चाहिए? कुचालक। तो वे कुचालक पदार्थ जिन्हें हम विद्युत क्षेत्र में रखें, माने आवेश के क्षेत्र में रखें, तो उसमें आवेश क्या हो जाए? प्रेरित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? परावैद्युत पदार्थ। समझ में आ गया? तो यदि मैं इसको चित्र से बता दूं तो थोड़ा सा आसान हो सकता है। जैसे मान के चलते हैं ये मेरे पास कोई पदार्थ है, ठीक है। अब इसको मैं कहाँ रख रहा हूँ? कहाँ रखना है इसको? विद्युत क्षेत्र में। और जब विद्युत क्षेत्र में रखता हूँ तो इसमें आवेश क्या हो जाते हैं? इसके सतह पर प्रेरित हो जाते हैं। ठीक है, ये कौन सा पदार्थ है? कुचालक। अब बता सकते हो बड़े आसानी से परिभाषा। तो देखो, वे कुचालक पदार्थ फिर यहाँ जिन्हें विद्युत क्षेत्र में रखने पर उनकी सतह पर, उनके पृष्ठ पर आवेश क्या होते हैं? प्रेरित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ। परिभाषा याद हो गई? हाँ, तो इस चित्र को देख के बोलना। अब बोलो, वे कुचालक पदार्थ, फिर से, जिन्हें विद्युत क्षेत्र में रखने पर उनकी सतह पर या पृष्ठ पर क्या उत्पन्न हो जाए? आवेश उत्पन्न हो जाए, उसे क्या कहेंगे? परावैद्युत पदार्थ। क्या सभी कुचालक पदार्थ परावैद्युत पदार्थ होंगे?
नहीं होंगे। जिनमें आवेश प्रेरित होगा उसी भर में होंगे। आप स्केल को बाल में रगड़ते हैं, ठीक है, कागज़ के टुकड़ों के पास या घास फूस के या पास या हल्की वस्तु के पास ले जाते हैं तो चिपक जाता है। आप एक सूखी लकड़ी का डंडा ले लें और उसको रगड़ें, अब ले जाएं तो क्या वो चिपकेगा? नहीं चिपकेगा। लेकिन सूखी लकड़ी भी क्या है? कुचालक है। और वो प्लास्टिक भी क्या था? कुचालक है। तो प्लास्टिक क्या कहलाया? परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, क्लियर हो गया? डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो एक बार आप फिर से बोल दो, यहाँ से बोला जहाँ हाथ रखूंगा। वो एक कुचालक पदार्थ जिन्हें विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके पृष्ठ पर आवेश प्रेरित उत्पन्न हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ। अब इनके गुण के आधार पर परावैद्युत पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और एक होता है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो सबसे पहले ध्रुवीय देखते हैं। अच्छा, आपके जो एनसीईआरटी बुक में ना ये इसके आगे या यज्ञ नहीं लगा, ध्रुवीय लिखा है। लेकिन यदि परीक्षा में या यज्ञ लग के आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको वही समझ लेना। मैंने बुक के हिसाब से लिख दिया है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, लेकिन कई बार ध्रुवीय भी लिखा रहता है, या यज्ञ भी लगा रहता है। ठीक है, अब ध्रुव का मतलब पहले समझ लो। ध्रुव का मतलब होता है जिसके सिरे हों। जैसे मेरे पास पेन है, इसका एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, तो ये क्या कहलाया? ध्रुवीय कहला गया, है ना। जिसके दो सिरे हैं उसको क्या कहलाया? ध्रुवीय कहलाया। अब मैं एक गेंद ले लूं, उसका कहाँ है सिरा? है ना। ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे? अध्रुवीय कहला जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ कुचालक पदार्थ हैं, परावैद्युत पदार्थ हैं। तो एक ध्रुव को हम मान लेते हैं धन और एक ध्रुव को मान लेते हैं ऋण। तो जिनके धन और ऋण दूर दूर हों वो क्या कहलाएंगे? ध्रुवीय कहला जाएंगे। ध्रुव माने सिरे वाला। और जिसमें ना होंगे वो क्या कहलाएगा? अध्रुवीय। तो ऐसे देख लेते हैं क्या है इसकी क्वालिटी। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, इनके धन और ऋण केंद्र संपाती नहीं होते। एक नया शब्द आ गया, संपाती। वैसे 10वीं में संपाती रेखा पढ़े होगे, अनंततः अनेक हल के लिए। जब एक रेखा दूसरे पर चढ़ जाए, इकट्ठा हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? संपाती। ये जैसे मैं हाथ को ऐसे मिलाऊं कि सारा उंगली अंगूठा सब ऐसे एक बराबर हो जाए, तो ये दोनों क्या हो गए? संपाती। और यदि ऐसा या ऐसा मिलाऊं, अब ये क्या है? संपाती नहीं है, अलग अलग हैं। तो इसमें संपाती है कि नहीं है? नहीं है। माने यदि मैं इसका धन बनाऊं, एक परावैद्युत पदार्थ है, उसके पास थोड़ा सा धन है, थोड़ा सा ऋण है, दोनों कहाँ हैं? अलग अलग हैं। तब ये क्या कहलाएगा? ध्रुवीय पदार्थ। क्या कहलाया? ध्रुवीय पदार्थ। तो ध्रुवीय पदार्थ में धन का केंद्र और ऋण का केंद्र संपाती नहीं होता है। समझ में आ गया? इसके बाद हम बात करते हैं इनके अणु कैसे होते हैं? असममित। असममित का मतलब ये है कि उसको काटो फाड़ो तो अलग अलग तरह से काटे। जैसे मैं ही खड़ा हूँ, अब मुझे ऐसे काट दो तो आधा हाथ आधा नाक आधा पैर इधर चला गया, और ऐसे काट दो तो बराबर हिस्सा पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, है ना। तो ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं कि ये कैसा हो गया? असममित। अब देखो, ये मैं ओ बना दिया ना, इसको ऐसा काट दो या फिर ऐसा काट दो, सभी हिस्से कैसे मिलेंगे? एक जैसे मिलेंगे। जब एक जैसे मिलते हैं तो ये क्या हुआ? सममित। अब मैं बी को काट देता हूं, ये ठीक है। अब मैं इसको ऐसा काट देता हूं, उधर कुछ मिल रहा है इधर कुछ मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है, तो ये क्या कहलाया? असममित। तो जो ध्रुवीय अणु होते हैं वो कैसे होते हैं? असममित होते हैं। असममित का मतलब समझ में आ गया? यदि उसके आप 2-3 टुकड़े कर दें तो बराबर बराबर एक जैसे ना दिखें, वो क्या कहलाया? असममित। ठीक। और जब मिल जाए तो क्या कहलाएगा? सममित, है ना। अब देख लेते हैं, यहाँ पर अगला है व्यष्टिगत अणु विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब व्यष्टिगत का मतलब यहाँ क्या है? नए नए शब्द एनसीईआरटी बुक में आ गए हैं। मैं इसलिए वो शब्द लिख दिया ताकि परीक्षा में ये शब्द आए तो आपको भी समझ में आए। व्यष्टिगत का मतलब होता है अकेला। जैसे व्यक्ति होता है तो व्यक्ति हम किसी एक को कह देते हैं, ऐसे व्यष्टिगत का मतलब एक अणु। व्यष्टिगत का मतलब क्या समझना है? एक अणु। तो एक अणु का भी स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? होता है, यदि विद्युत क्षेत्र हो चाहे ना हो। तो सबसे पहले तो द्विध्रुव समझ लो। देखो,
जब धन और ऋण माने बराबर परिमाण के विपरीत आवेश अल्प दूरी पर हों तो उसे क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। वो क्या कहलाया? वैद्युत द्विध्रुव। तो इसका प्लस और माइनस अलग है कि नहीं है? अलग है, माने इसके अंदर वैद्युत द्विध्रुव है, चाहे विद्युत क्षेत्र हो और चाहे ना हो। ठीक है, हर अणु का क्या होता है? स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इनका कुछ मान होता है। इसके बाद देखते हैं विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में नेट द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है। अब इसका मतलब क्या है? अकेले अणु का द्विध्रुव आघूर्ण है, लेकिन जब सारे अणु हैं तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? शून्य है। पर विद्युत क्षेत्र ना हो तब ऐसा क्या हो गया है? जैसे मान के चलो मैं अभी क्लास से बाहर चला जाऊं, तो आप अपने दोस्तों के साथ कोई इससे बात करेगा, कोई इससे बात करेगा, कोई इससे, कोई एक डायरेक्शन में नहीं होते हो, माने आपका पूरा ध्यान इधर नहीं है, माने आप यहाँ पर इधर की दृष्टि कैसी आपकी? शून्य हो गई। लेकिन जैसे मैं आ गया आप एक ही दिशा में आ गए, है ना? तो वही होता है कि जब ये एक अणु का बनाया, दूसरे अणु के पास भी ऐसा सिस्टम है, ये प्लस है ये माइनस है, तीसरा वाला जो है इसका मन पड़ता है इधर प्लस चल गया, इसका माइनस चला गया, चौथे वाला ऐसा पड़ा हुआ है ये प्लस और माइनस, टेढ़े मेढ़े कैसे ऐसे व्यवस्थित हो जाते हैं सारे अणु की कुल जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है? शून्य हो जाता है। और यही लाइन इंपॉर्टेंट एग्जाम में भरने के लिए आती है, इसलिए ध्यान देना कि विद्युत क्षेत्र की कैसी हो? अनुपस्थिति हो तो नेट आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है। अब यहीं पर एक शब्द बता देता हूं, विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो तो एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है। एक अणु का ले लूंगा तो शून्य नहीं होगा, सभी अणु का ले लूंगा तो शून्य होगा, क्योंकि सभी अणु जैसे इसका प्लस है, इसके पास क्या ऊपर बगल में क्या आ गया? माइनस। इसके प्लस और माइनस आमने सामने हो गए तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? समाप्त कर देते हैं। ठीक है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की यदि अनुपस्थिति में हो तो कुल द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है। वही 2 बार लाइन हो गई है। यहां पर मैं अब इसको थोड़ा सा उपस्थिति कर देता हूं, यदि हो तब द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है, माने सारे अणु एक दूसरे के डायरेक्शन में हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उदाहरण देखिए, जैसे H2O है, HCl है, ये सभी क्या कहलाते हैं? द्विध्रुव अणु कहलाते हैं या ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। तो अब मैं दोबारा से चित्र के माध्यम से रिपीट करता हूँ, थोड़ा ध्यान देना सब लोग। तो सबसे पहले ध्रुवीय पदार्थ क्या होंगे? इनके धन केंद्र और ऋण केंद्र क्या होंगे? संपाती नहीं होते हैं। तो चित्र देखना पहले पॉइंट का। पहले पॉइंट में ये कह रहा है कि यदि मेरे पास कोई अणु है और उसका धन और ऋण अलग है, अर्थात धन और ऋण संपाती नहीं है, तब ये क्या कहलाएगा? ध्रुवीय। पहला चित्र समझ में आ गया क्या? ध्रुवीय अणु क्या कहलाएगा? जिसके धन केंद्र और ऋण केंद्र संपाती नहीं होते। असममित भी इसी से कह सकते हो, टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, बराबर नहीं दिख रहा है, माने ये कैसा हो गया? असममित हो गया। ठीक है, एक ही चित्र से ये भी पता चलेगा। अब यहाँ पर ये वाला बात कर लेते हैं, ये प्लस माइनस, ये एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है। एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? होता है। लेकिन यदि बहुत सारे अणु हो जाएं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कोई भी अणु बना लेता हूँ, इसका प्लस माइनस, इसका माइनस प्लस, कैसे भी लिख दो, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यदि बहुत सारे अणु हों माने कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, क्योंकि ये व्यवस्थित नहीं रहते। सबके पास अकेले अकेले है, लेकिन जब इकट्ठा है तो ऐसे व्यवस्थित है कि कुल इनका मिलाकर के क्या होता है? शून्य होता है। इस कमरे में सब लोग हो, सब चल रहे हो, मान लो यहाँ वहाँ, लेकिन इसी कमरे भर में चल रहे हो, बाहर नहीं जा रहे हो, तो आपकी गति क्या है? वहाँ पर शून्य है। ये भी चल रहा, उधर जा रहा, इधर जा रहा, इधर जा रहा, लेकिन इसी कमरे में जा रहा। अब यदि आप एक लाइन लगा के एक ही दिशा में चलने लगेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। तो बस यही हाल होता है कि जब ये अव्यवस्थित होते हैं, वहीं रहते हैं, तो कुल द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अब यहाँ पर यदि विद्युत क्षेत्र आ जाए तो इस तरह की कंडीशन आ जाती है, सब जो है इस तरह से जम जाते हैं। यदि क्रम से जम जाए, ये किसकी उपस्थिति में हो गया? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में।
ठीक है, अब ये एक ही दिशा में चलने लगते हैं तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है। तो चलिए फर्स्ट वाला पॉइंट बताना, यहाँ पर क्या बोलोगे? वे अणु जिनके धन केंद्र और ऋण केंद्र संपाती नहीं होते हैं, या कह सकते हो अलग अलग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका बताओ ये कैसे होते हैं? असममित, माने इनका आकार फिक्स नहीं रहता, एक निश्चित आकार वाले नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां से देखो एक अणु का क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण होता है, प्लस माइनस है माने एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है। यदि विद्युत क्षेत्र नहीं है तब भी होगा, और विद्युत क्षेत्र है तब भी होगा। एक अणु अपने आप में पर्याप्त है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र नहीं है तो सारे अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण कैसा होगा? शून्य होगा। यदि विद्युत क्षेत्र है तो द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा। तीनों कंडीशन समझ में आ गई? ठीक है, तो यदि सारे अणु होते हैं, विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है, तो उनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य क्यों होता है? क्योंकि वो क्या होते हैं? इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं, माने क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, अव्यवस्थित होते हैं, जिसलिए उनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। ठीक है, चलिए मैं एक एक से बोलूंगा। हाँ जी, इसके बारे में बताओ क्या है ये? हाँ, यदि धन केंद्र ऋण केंद्र संपाती नहीं तो क्या कहलाएंगे? वो ध्रुवीय अणु। ठीक है, इसको और क्या बोल सकते हो? संपाती की जगह क्या बोल सकते हो? याद नहीं आता है तो धन केंद्र और ऋण केंद्र क्या हो? अलग अलग। ठीक है, इसके आकार के बारे में क्या बता सकते हो? इस अणु का आकार कैसा होता है? नहीं, सबको नहीं बोलना है, एक एक को ही बोलना। कैसा होगा? असममित। एक अणु कैसा होगा यार? एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है कि नहीं होता? आपको बताना है। हाँ, एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होगा कि नहीं होगा? होगा। एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होगा। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में होगा कि उपस्थिति में होगा? दोनों में होगा। चाहे उपस्थित हो विद्युत क्षेत्र तब भी होगा, और ना हो तब भी होगा। ठीक है, अच्छा, सारे अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा यदि विद्युत क्षेत्र ना हो? आपको बताना है। हाँ हाँ, द्विध्रुव आघूर्ण यदि विद्युत क्षेत्र ना हो तो सारे अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण, सबका मिला के द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? कितना होगा? क्यों होता है शून्य? अणु क्या होते हैं? अव्यवस्थित होते हैं। अब यदि मैं विद्युत क्षेत्र ला दूं तब क्या होगा? आपको बताना है। हाँ हाँ, विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा, द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा। समझ में आ गया? ये छोटे छोटे पॉइंट के लिए है, ये क्लियर हुआ? चलिए अब हम इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। जो आपने उसमें पढ़ा है उसी को क्या करते जाओ? उल्टा करते जाओ। थोड़ा सा यहाँ पर एक उदाहरण भी था, उसको तो बताया नहीं। जैसे H2O है ना, ये जल है, इसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन दान करके इसके साथ साझा करके जोड़ा तो बना लेता है, पर इसको पता नहीं कि बड़े आदमी से दोस्ती करने का बड़ा नुकसान होता है, वो यूज करने लगता है। ठीक है, यहाँ भी इसका यूज हो रहा है। ये ऑक्सीजन बड़ा है, अपने साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपने पास रखता है, हाइड्रोजन को दूर कर देता है। तुम साझेदार हो पर पास नहीं रहोगे, थोड़ा कहाँ चले जाओ? दूर। ये भी हाइड्रोजन के साथ ये इसके साझे के इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है और हाइड्रोजन को क्या करता है? दूर कर देता है। इसका मतलब हाइड्रोजन में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कम की ज़्यादा? कम हो गया। जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है उसमें आंशिक धनावेश आता है। इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो आंशिक ऋणावेश। इसमें भी आंशिक क्या आ जाएगा? धनावेश। इसमें आंशिक क्या हो गया? ऋणावेश। अब यहाँ धन बना और यहाँ ऋण बना। कैसा अणु हो गया ये? ध्रुवी की अध्रुवी? अध्रुवी कहाँ से हो गया? अभी तो मैं अध्रुवी पढ़ाया नहीं। इसके धन और ऋण कैसे हैं? अलग अलग। धन और ऋण कैसे हैं? अलग अलग। तो इसलिए यहाँ पर ये कैसा अणु कहलाया? ध्रुवी कहला गया। माने इसको मैं बनाऊं तो ऐसा बना सकता हूँ, एक अणु इधर बन गया, एक द्विध्रुव ये बन गया, ऐसा। इसका धन और ऋण केंद्र अलग अलग है, इसलिए कैसा अणु है? ध्रुवी का। यह अक्सर ऐसा होता है जब बराबरी वालों से नहीं होता है, बंध नहीं बनता है। तो अब यहाँ पर HCl भी मैं दिया हूँ ना उदाहरण, है ना? इसमें भी यही होता है। हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्लोरीन भी, उसको इलेक्ट्रॉन बंध बनाते समय इनसे ऐसे होता, चलो भाई हम साझा कर लेते हैं, साथ साथ रहेंगे,
पर बड़ा अपना बड़प्पन दिखाता ही है। ठीक है, इसकी दादागिरी की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन को दूर कर देता है और साझे के इलेक्ट्रॉनों को कहाँ रखता है, अपने पास रख लेता है। ठीक है, दो दोस्त हैं, पैसा लगा दिए बराबर बराबर, 100 रुपया तुम दे दो, 100 रुपया मैं दे दूँ, पर छोटा वाला से बोला कि यार तुम्हारे यहाँ व्यवस्था नहीं, लाओ मैं ही रख लेता हूँ, है ना। तो बस यही व्यवस्था में ही अपने पास रख लिया, तो यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो क्या आ गया, माइनस, इसमें क्या आ गया, प्लस। अब इसको मैं प्लस और माइनस ऐसे कर दूं तो इसके धन और ऋण केंद्र क्या हो गए, अलग अलग हो गए, इसलिए कैसा अणु बन गया, ध्रुवीय अणु बन गया। ठीक है, अब जो आप उसमें पढ़ रहे हो वही चीज़ इसमें उल्टा कर देना है। देखो इसमें मैं ऐसा बनाता हूँ, धन और ऋण इकट्ठा बना दूँ, धन और ऋण अलग अलग हैं क्या, अलग अलग माने अलग अलग स्थान पर हैं क्या, नहीं, है ना। तो इसके धन केंद्र और ऋण केंद्र क्या होते हैं, संपाती। यदि आपने ध्रुवी का पढ़ लिया है तो उसको उल्टा करते जाना है, तो किसका हो जाएगा, अध्रुवी का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इनके अणु कैसे होते हैं, सममित, बढ़िया आराम से बना हुआ है यार ये। वैसे जैसे इस प्रकृति में जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो सब असममित है, पेड़ पौधा सब टेढ़ा मेढ़ा, हम भी टेढ़ा मेढ़ा, मुंह इतना बड़ा तो पैर छोटा, तो यहाँ पेट ऐसा, सब एक जैसे नहीं। इस प्रकृति में हर चीज़ कैसा बना है, असममित बना है। लेकिन जो हम बनाते हैं, फुटबॉल बना लिए, पेन बना लिए, बराबर बराबर नाप के बनाना, स्केल छोटी ना हो, मोटी ना हो, पतली ना हो, ऐसे हो, ये क्या कहला गया, सममित। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं जनरली क्या होती हैं, सममित। ये कमरा बना है, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, रैंच ना हो, सारी लंबाई चौड़ाई को मैंने क्या किया, व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, सममित। लेकिन प्रकृति में जितनी चीज़ें हैं वो कैसी होती हैं, मैक्सिमम असममित होती हैं। तो यहाँ भी ये अणु एक जैसे दिख रहा है ना, बराबर दिख रहा है, तो इसी से पता चलता है कि ये क्या होता है, सममित होता है। तो आप ध्रुवी का याद रखोगे तो इसका याद हो जाएगा। इसमें देखते हैं, उसमें पढ़े थे कि प्रत्येक अणु का, जो एक अणु का होता है द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। उसमें होता था शून्य क्या, ये एक अणु है, प्लस माइनस अलग है क्या, नहीं है भाई। द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा है कि प्लस माइनस क्या होना चाहिए, अलग, बराबर परिमाण के विपरीत आवेश अल्प दूरी पर हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। ये अल्प दूरी पर है क्या, नहीं है। जब नहीं है तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा। एक अणु का भी होगा और सारे का मिला के, पहले से एक ठन का गड़बड़ है तो सारे का भी क्या रहेगा, गड़बड़ रहेगा। जेनेटिक है, खानदान में थोड़ा गड़बड़ हो गया तो फिर वो ट्रांसफर होता रहता है वैसे। ठीक है, तो इसमें एक अणु का भी यही होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, शून्य। ठीक है, और बहुत सारे भी अणु हो जाए तब भी उनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति उनको सुधारने वाला आ गया बीच में कि चलो यार इनको हम ट्रेनिंग देते हैं, सब अनपढ़ है यहाँ पर, है ना। कोई पढ़ाने वाला आ गया तो माने वो विद्युत क्षेत्र आ गया, कौन आ गया, विद्युत क्षेत्र। तो इनको अलग अलग कोशिश करता है, भाई निगेटिव वाला दूर करो, पॉजिटिव वाला मेरे पास लाओ। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, यही अणु फिर ऐसा, जैसे मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया ना, विद्युत क्षेत्र माने इसका गुरु है ये विद्युत क्षेत्र है। अब इस अणु को मैं यहाँ ला के रखा तो अणु जो है ऐसा नहीं रहता, ये ऐसा बन जाता है, भैया पॉजिटिव वाले इसी तरफ चलो, निगेटिव अलग हो जाओ, निगेटिव थॉट को दूर करो। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये अणु पहले कैसा था भैया, गोल गोल, पहले कैसा था, गोल, अब प्लस माइनस क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। तो इसका मतलब जैसे विद्युत क्षेत्र आप रखोगे तो इसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, और नहीं रखोगे तो शून्य रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए अब मैं उसी में चलूं और फिर दोनों का फर्क समझते हैं कि दोनों में अब क्या भेद है, कहाँ कहाँ अंतर करोगे आप लोग। फिर उदाहरण उसका देख लेते, थोड़ा सा उसका उदाहरण भी देख लेना, तब फिर आगे बढ़ें। उसमें उदाहरण देखना, देखो यहाँ है N2 और क्या है H2 और ये क्या है CO2, ये बराबर बराबर है। कौन खींचने वाला है, इसलिए हमेशा बराबरी में ही सारे रिलेशन बनाना चाहिए, दोस्ती करना चाहिए। N है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, अपने N को ही दे दिया यार, और ये भी दे दिया। अब खींच लो, जितने पावरफुल तुम हो उतने पावरफुल मैं भी हूँ। अब इसका प्लस माइनस कहीं जाएगा, नहीं जाएगा, है ना। ऐसे H है, H 1 इलेक्ट्रॉन देता है और 1 इलेक्ट्रॉन से ये साझा कर लेता है। कौन खींचेगा, कौन ताकतवर है, कोई खींचेगा क्या, नहीं है। कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो मान लो कार्बन तो छोटा है
पर यहाँ भी ऑक्सीजन होता है, यहाँ भी ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन कहता है कि मैं ये साझे के इलेक्ट्रॉन ले जाऊंगा, ये कहता है मैं यहाँ ले जाऊंगा। ये ऑक्सीजन के चक्कर में बोलता है कि भैया आप तुम भी ना लो, तुम भी ना लो, बराबर रहने दो, ये बराबर पावरफुल नहीं खिसक पाते हैं। अब इनके धन ऋण कैसे रहेंगे? इकट्ठा रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम शॉर्ट में चलते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ क्या हुए? पहले कौन से पदार्थ होते हैं? कुचालक। समझ में आ गया? पहले कैसे पदार्थ होंगे? कुचालक। उसको कहाँ रख दो तो क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उसके पृष्ठ पर क्या हो जाएगा? आवेश प्रेरित हो जाएंगे। वो पदार्थ क्या कहला गए? परावैद्युत। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ध्रुवी लिखा है, यहाँ पर मैं अध्रुवी लिख देता हूँ, तो आप साथ में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ध्रुवी में देखो यहाँ पर क्या लिख रहे हो? इनके धन केंद्र और ऋण केंद्र संपाती होते हैं, नहीं होते, अलग अलग होते हैं, तो इसके क्या हो जाएंगे? संपाती होते हैं। ठीक है, इसमें लिख रहे हो इनके अणु कैसे होते हैं? सममित, तो इसके अणु क्या हो जाएंगे? असममित। ये असममित है तो इसमें क्या हो जाएगा? सममित हो जाएगा। इसमें लिखते हो व्यष्टिगत अणु, माने एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? होता है स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसमें प्लस माइनस अलग होंगे, माने द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो इसमें क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, यहां पर समझना ये कॉमन पॉइंट है। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में नेट द्विध्रुव आघूर्ण इसका भी शून्य होता है, और क्या होता है? इसका भी शून्य होता है। कुल विद्युत आघूर्ण जैसे भले एक एक अणु का है, लेकिन विद्युत क्षेत्र नहीं है तो सब सारे अणु मिलके इसमें भी शून्य हो जाते हैं और सारे अणु मिलकर के उसमें भी शून्य हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला पॉइंट सेम है। अब यदि विद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्या हो? उपस्थित हो, तो इसमें भी विद्युत आघूर्ण उत्पन्न होगा और इसमें भी विद्युत आघूर्ण उत्पन्न होगा। ये वाले पॉइंट कैसे हैं? सेम है। ठीक है, और उदाहरण इनका क्या है? अलग है, H2O HCl है, उसमें CO2 लिख दो, N2 लिख दो, H2 लिख दो, O2 लिख दो, जो वही वाले हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? अध्रुवी कहला जाएंगे। क्लियर हो गया इतना?